नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज के मेरे इस व्याख्यान का विषय है अनुवाद की अवधारणा, अर्थ और स्वरूप। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि अनुवाद है क्या। आखिर हम अनुवाद कहते किसे हैं? तो अनुवाद का अर्थ है, या अनुवाद से हम जो समझते हैं, एक भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन ही अनुवाद है। अर्थात एक भाषा की बात को जब हम दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो यह परिवर्तन सार्थक होना चाहिए, यानी मूल बात का अर्थ परिवर्तन न हो और उसका अर्थ वही निकले जो मूल भाषा में निकल रहा है। आइए अब हम एक और चीज़ समझते हैं। अनुवाद की स्थिति में दो भाषाएं होती हैं। इन दोनों भाषाओं को हम समझते हैं। एक वह भाषा जिसे हम मूल भाषा कहते हैं, जिसका अनुवाद करना है, और दूसरा वह भाषा जिसमें अनुवाद करना है, उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। पहली मूल भाषा जिसका अनुवाद करना है तो उसे हम स्रोत भाषा, और दूसरी वह भाषा जिसमें अनुवाद करना है तो उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवादक यानी जो अनुवाद कर रहा है उसे इन दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी अनुवाद सार्थक और सटीक बन पड़ेगा। यह थी अनुवाद की अवधारणा, और अनुवाद की अवधारणा को समझने के पश्चात अब हम समझते हैं कि आखिर अनुवाद का अर्थ क्या है। आइए हम अनुवाद का संधि विच्छेद करते हैं। अनुधनवाद, यह वाद शब्द वद धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है बोलना। वद धातु का अर्थ है बोलना। पुनः इसी वद धातु में आ प्रत्यय जोड़ने पर वाद बनता है, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। अब इस वाद शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ने पर अनुवाद बनता है, जिसका अर्थ है कही हुई बात को पुनः कहना। अनु शब्द यहाँ अनुकरण के अर्थ में प्रयोग किया गया है। कही हुई बात को पुनः कहना, यानी मूल भाषा या स्रोत भाषा में बात को एक बार कहा गया है और दोबारा लक्ष्य भाषा में उसी बात को हमें कहना है। ठीक है, तो ये है अनुवाद शब्द का अर्थ। कही हुई बात को पुनः कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम चीज़ों या वाक्यों को जस का तस उतार दें। यहाँ कही हुई बात को पुनः कहने से अर्थ है अर्थ की पुनरावृत्ति, न कि शब्दों की। यानी अनुवादक जब अनुवाद करता है तो वह मूल भाषा के वाक्य को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करता है, और वह मूल भाषा के कथन के अर्थ की पुनरावृत्ति लक्ष्य भाषा में करता है, शब्द की नहीं। अर्थात शब्द यहाँ पर बदल जाते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए कई शब्दों जैसे छाया, टीका, भाषांतर, तर्जुमा आदि का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग स्वीकार किया, जिसे अब हम अनुवाद के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह थी अनुवाद की अवधारणा और अनुवाद का अर्थ। और अब अनुवाद की अवधारणा और अर्थ को समझने के पश्चात अब हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी द्वारा दी गई परिभाषा पर बात करेंगे। भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना ही अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको व्याख्यायित करने का प्रयास करती हूँ। किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है, यानी मूल भाषा में जो सामग्री हमें मिली हुई है उसको हमें लक्ष्य भाषा में भाषांतरित कर देना है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मूल भाषा या स्रोत भाषा में व्यक्त विचार हैं उनको यथासंभव यानी जितना हो सके वह सहज अभिव्यक्ति द्वारा हमको लक्ष्य भाषा में व्यक्त कर देना है, और इसी को हम अनुवाद कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण भाषा विज्ञानी देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यानी जो विचार हैं मूल भाषा या स्रोत भाषा में
उनको लक्ष्य भाषा में रूपांतरित कर देना ही अनुवाद है। अनुवाद की अवधारणा और अनुवाद का अर्थ, इसको समझने के बाद आइए अब हम विचार करते हैं अनुवाद के स्वरूप पर। अनुवाद के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि स्वरूप है क्या, अथवा हम स्वरूप कहते किसे हैं या स्वरूप से हम समझते क्या हैं। स्वरूप के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप कह सकते हैं कि स्वरूप के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी स्वरूप को समझने के बाद, किसी भी चीज़ के स्वरूप को समझने के बाद हम उस चीज़ के अर्थ, परिभाषा, प्रकार आदि समस्त चीज़ों को समझने के लायक बन जाएं, तो फिर इसी आधार पर हम अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि अनुवाद का स्वरूप दो भागों में बटा है, जिसे हम सीमित और व्यापक स्वरूप कहते हैं। सीमित स्वरूप के अंतर्गत या सीमित स्वरूप की परिभाषा बताते हुए वह कहते हैं, जो पहले आपको बताया जा चुका है, एक भाषा में निहित अर्थ का दूसरी भाषा में परिवर्तन या एक भाषा में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाना, यह है अनुवाद का सीमित स्वरूप। और इसी सीमित स्वरूप के पुनः दो आयाम हैं, पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम। पाठधर्मी आयाम जिसमें स्रोत भाषा का पाठ केंद्र में है, और प्रभावधर्मी आयाम जिसमें स्रोत भाषा का, आप कह सकते हैं, पाठक के मन पर पड़ा हुआ प्रभाव महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो पाठधर्मी आयाम है वह वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रायः वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्रियों पर लागू होता है, क्योंकि इसमें पाठ केंद्र में है और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जो लिखा हुआ है वो एक तरह से वस्तुनिष्ठ है। तो यह है पाठधर्मी आयाम, और दूसरा है प्रभावधर्मी आयाम, जो मुख्य रूप से सृजनात्मक साहित्य, विशेष तौर पे कविता और साहित्य आदि पर लागू होता है, जिसमें जो मूल भाषा में लिखी हुई बात है उसको हम पढ़ते हैं, और उस पढ़ने का जो, या उस पढ़ने का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वह है प्रभावधर्मी आयाम, और इसी प्रभाव का हम अनुवाद करते हैं। तो यह है अनुवाद का सीमित स्वरूप, जिसे हमने पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम में बांटा है। और इसके बाद हम अनुवाद के व्यापक स्वरूप की बात कर रहे हैं अगर, तो अनुवाद का व्यापक स्वरूप जो है आप कह सकते हैं प्रतीकांतरण है, यानी दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाले अर्थ का अंतरण ही अनुवाद का व्यापक स्वरूप है। दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं, यानी मूल भाषा की प्रतीक व्यवस्था या स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था और लक्ष्य भाषा की प्रतीक व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य जो अर्थ परिवर्तित होता है उसे हम अनुवाद का व्यापक स्वरूप कहते हैं। उम्मीद है आपको अनुवाद का अर्थ, अवधारणा और स्वरूप यह समझ में आए होंगे, और अगले व्याख्यान में हम पुनः बात करेंगे अनुवाद के प्रकार पर, विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।